हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं रेजिस्टेंस को और साथ ही रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं रेजिस्टिविटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है और एग्जामिनेशन में किस तरह से इससे आपको क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इंक्लूडेड इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। तो हमने ये देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यहां से हमने फाइंड आउट किया था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं और ये है L इक्वल्स टू क्या है, लेंथ, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर जिसकी भी बात हो रही है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपको डिटेल में रेजिस्टेंस देखना है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं ना। अब देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टिविटी की। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहाँ पे क्या आया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जिसको हम रो से डिनोट करते हैं और इसको ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी। वैसे तो ये जो रेजिस्टिविटी है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इसको कहा जाता है। अब आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं वो हैं, जैसे कि सिल्वर चांदी, जैसे कि कॉपर यानी तांबा, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे गोल्ड। तो इन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आप कुछ ऐसे समझिए कि हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो चार्ज को फ्लो कर पाए, पर मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर सकता है। इसीलिए तो मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शनल केस। आपको पता है कि ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही सभी सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, सभी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटेरियल्स के बेसिस पे, तो आपको जैसे कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, या फिर साथ ही आपको दे देंगे सिल्वर को देखिए अर्जेंटम लिखा जाता है, सिल्वर को लिखते हैं अर्जेंटम। तो जो चांदी है, उसके बाद कॉपर, ठीक है, गोल्ड को लिखते हैं ओरम। ठीक है, इस तरह से अब आपको पूछ लेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके बताइए। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी के ऊपर ही तो बेस्ड है ये सारी चीज। तो देखिए, यहां पे आपके पास ये एल्यूमिनियम है, ये है अर्जेंटम, ये है कॉपर और ये क्या है, ओरम। अब आपको पता है सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, चांदी। भाई चांदी के वायर घरों में हम इसलिए नहीं लगाते कि चांदी बहुत महंगी होती है, अदरवाइज तो कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर ही तो है। तो ऐसे चार मेटल आपको दे दिए, इनमें से ज्यादातर इनमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अरेंज करने के लिए सबसे अच्छा कंडक्टर आपको कौन है, अर्जेंटम है, सिल्वर। ठीक, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद यहाँ पे यानी इससे कम आता है फिर कॉपर। तो इसलिए आप देखते हैं सारे जो घर में जो वायर्स वगैरह होते हैं वो किसके लगाए जाते हैं, इस कॉपर के लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आएगा कॉपर। फिर इससे कम कौन होगा, इससे कम होगा आपके पास गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को ओरम लिखा जाता है तो AU। और उसके बाद फिर कौन होगा, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम। तो इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता तो पहले आप क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम, फिर ओरम, फिर कॉपर और फिर आपके पास आता अर्जेंटम। ये क्या आएगा, अर्जेंटम आएगा ना, चांदी। ठीक, तो अर्जेंटम क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चांदी सबसे अच्छा, सिल्वर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए ये क्या हो गया। अब हमने ये समझने का प्रयास किया कि भाई जो मटेरियल है, जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उनके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना चार्ज का फ्लो करना, कि कितना अच्छे से उसमें चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, तो इस रेजिस्टिविटी को अगर मुझे अब यहां से फाइंड आउट करना हो तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिख सकता हूं रो इक्वल्स टू, अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ए यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AR। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, RA अपॉन, अब बताइए L कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, L नीचे जाएगा तो यहां पे ये हो जाएगा L। इस तरह से आप रेजिस्टिविटी को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो रेजिस्टिविटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो, मेरे पास रेजिस्टेंस हो, मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो, मेरे पास लेंथ हो, तो मैं यहाँ से इसको रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। समझे कि नहीं बात को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है
इसके ऊपर रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ा दी जाए, आप यहां से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है इन पे, पर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे और चौथा टेम्परेचर पे। उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने भी आप इसे समझिए कि जितने भी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो इंसुलेटर्स हैं, वो जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें डिफरेंट, ये बुक में भी है आपकी में, तो जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस की आपको रेजिस्टिविटी नजर आ रही होगी। अब सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, जैसा कि हमने बोला, ये देखिए सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम की रेजिस्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सबसे कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी है? जो चार्ज को फ्लो करने से रोकती है, जो चार्ज को फ्लो करने से रोकती है वो रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब सिल्वर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छे से चार्ज उसमें फ्लो करता है, तो इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत कम होगी, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या है? बहुत कम है। तो अब रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे डिपेंड कर रही है बेसिकली, किस पे? देखिए लेंथ और एरिया। अब लेकिन लेंथ कितनी है उस वायर की, एरिया कितना है उस वायर का, ठीक है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है, लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट यहां से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट है वो कितनी होती है? यहां पे ओम, ठीक। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो बताइए यहां से यूनिट क्या आ जाएगी? तो अगर इसके यूनिट की हम बात करें तो ये आएगी, देखिए यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही मीटर बचेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए ओम इंटू मीटर। तो ये हो जाती है क्या? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट हो गई, ठीक। तो अब ये तो हमने देख ही लिया कि भाई जो आपके पास सब्सटेंस बहुत अच्छा कंडक्टर है, जैसे कि चांदी है, जैसे कि कॉपर है, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। लेकिन अब रेजिस्टिविटी पे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आपके पास 2 सब्सटेंस है, जैसे एक तो बोला किसी ने, एक है मरकरी, Hg आपका सिंबल होता है मरकरी का, ठीक है। तो एक तो बोला किसी ने क्या है? मरकरी, और दूसरा आपको बोला किसी ने क्या है? अर्जेंटम, चांदी। तो इन दोनों में से आप बताइए कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो आप क्या देखेंगे? कौन सा सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? और क्या मुझे बताने की जरूरत है इन दोनों में से कौन सा सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ये देखिए, जो सिल्वर है ये बहुत अच्छा कंडक्टर, मैंने बताया सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी मरकरी से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? कम होगी मरकरी से। तो आप इजीली बता सकते हैं ना कि मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज वी नो दैट मरकरी इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात करूं या फिर अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो देखिए इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज वो कितनी होती है लगभग? अगर हम बात करें जो इंसुलेटर या बेड कंडक्टर, तो वो उनकी रेंज होती है 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 18, 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 18 ओम इंटू मीटर। ये रेंज होती है किसके लिए? ये बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स के लिए होता है। ये इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स के लिए होता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि जो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी जो रेंज है वो क्या होती है? तो इनकी जो रेंज होती है वो रेजिस्टिविटी की होती है आपकी, ये मान के चलिए 10 की पावर -8 से लेकर के और 10 की पावर आप कह सकते हैं -6 ओम इंटू मीटर। यहां तक इनकी जो रेंज है वो होती है। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ये 10 की पावर -8 है और ये 10 की पावर +12 है ना, समझ सकते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की कितनी है? बहुत ज्यादा है। और कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? बहुत कम है, यानी लेस है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें क्या समझ में आया? पहले तो रेजिस्टिविटी क्या है,
तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। गोल्ड की प्रॉपर्टी अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, मरकरी की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, तो एल्यूमिनियम की अलग होगी। सारे जितने सारे मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। उसी के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि उनमें कितने अच्छे से चार्ज फ्लो कर सकता है। कोई अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो कोई बैड कंडक्टर होगा। ठीक, रेजिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करनी हो तो यहां से हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी को लिखेंगे, फिर यहां पे देखिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R इंटू ए हो गया और अपोन में क्या आ गया, हमारे पास L आ गया। ठीक, यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, ओम। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, हमने ओम लिखा। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, उसको हमने अपोन में लिखा। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ओम इंटू मीटर। इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक अलग रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, समझ गए ना। तो देखिए ये इसकी ऐसा यूनिट हुई, और हमने देखा इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी फिर उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और जो कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, लेस होती है, लो होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया कि हम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन एल। लेकिन ये कभी भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और पहला जो फैक्टर है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। दूसरा यहां पे ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर। तो दो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। पहला तो देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया, यानी जो मटेरियल है वो आपके पास कैसा है। भाई सिल्वर हो सकता है, चांदी है, कि सोना है, कि तांबा है, लोहा है, कोई भी आपके पास मटेरियल होगा, एल्यूमिनियम होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग सब्सटेंस में करंट फ्लो अलग अलग तरीके से करता है। चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैपेसिटी होती है, कितना अच्छे से वो चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, कितना अच्छे से करंट को फ्लो कर सकते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही तो है। अच्छा, दूसरा फैक्टर यहां पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वायर का वो कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को जैसे ही आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी आप ये समझिए कम हो जाती है। ठीक भाई, रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज के फ्लो करने की अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज को फ्लो करने से जो रोकने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, तो रेजिस्टिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रो होता है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो बताइए रेजिस्टिविटी भी कम होगी कि नहीं होगी, रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बाकी लेंथ वायर की कितनी भी हो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ ना भाई, कॉपर का ही तो वायर है, दोनों ही वायर कॉपर के हैं। दूसरा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई अगर बढ़ा दो कम कर दो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन को करते हैं, और इसके बाद एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे, जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, एक आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से हम रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज लेंथ halved, so calculate the new resistance of the wire। तो देखिए आपको ये बोला गया है कि एक वायर है, ये हम एक वायर मान लेते हैं, और इस वायर की लेंथ को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, यानी बीच में से तोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना कह रहा है कि उस रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल्स टू आपको दिया गया है 4 ओम। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, दूसरा लेंथ को क्या बोल रहा है, आधा कर दिया है। तो पहले अगर लेंथ L थी तो अब कितनी है जी, अब L/2 है। समझ गए बात। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी आपको समझना चाहिए। अगर वायर का वेट, मास पहले 10 ग्राम था, अब भी 10 ग्राम है, उसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पहले वही सेम मास इतनी लेंथ पे था, अब उसको आधा कर दिया, अब छोटी लेंथ पे होगा, इसको आधा कर दिया ना, तो अब इतनी तो लेंथ बची है, तो इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा,
डबल हो जाएगा। ठीक, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब कोई बोले ना कि वायर की लेंथ को आधा कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल करो। अगर कोई बोले ना वायर की लेंथ को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा करो, समझे? तो देखिए यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास अगर पहले ए था, इसकी मोटाई अगर पहले ए थी, अब कितनी होगी जी? अब होगी 2a, डबल होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही रेजिस्टेंस का। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ R इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। चलिए मैं लिख देता हूं, R इक्वल्स टू क्या हो गया? रो एल अपॉन ए। क्या मटेरियल में कोई चेंजमेंट हुआ है? रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, रेजिस्टिविटी है। क्या इसमें कोई चेंजमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे? अच्छा, चेंजमेंट किसमें हुआ है? तो देखिए ये तो पहली सिचुएशन हो गई भाई। अब चेंजमेंट जो हुआ उसको हम मान लेते हैं आर डैश, उसको मैं आर डैश मान रहा हूं। तो देखिए चेंजमेंट क्या हुआ? रो तो ऐसे का ऐसे, ठीक है। चेंजमेंट हुआ लेंथ में, लेंथ को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया है, आधा कर दिया है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? L/2। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया जी? डबल कर दिया। बोला नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया अपने आप डबल हो जाएगा अगर लेंथ आधी हो गई तो। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए 2a। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से ये 2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इक्वल्स टू 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए। बताओ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखो यहां पे 2 नीचे आया, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। रो मैंने ऐसे कैसे लिखा, एल मैंने ऐसे कैसे लिखा, ए मैंने ऐसे कैसे लिखा? बताओ, इतनी बात में कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये बताओ इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं है? है बिल्कुल। और ये वैल्यू आर के बराबर है कि नहीं है? तो क्या मैं आर डैश इक्वल्स टू ये लिख सकता हूं कि 1/4, ठीक है, 1/4 है ना यहां पे, तो 1/4 इंटू आर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वैल्यू तो आर के बराबर ही तो है। अब बताओ मेरी आर की वैल्यू कितनी थी? तो आर डैश इक्वल्स टू 1/4 तो है, और आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है 4 ओम है। तो देखो यहां पे मैं इंटू क्या करूंगा? 4 जी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? आर डैश इक्वल्स टू 1 ओम। ये नया रेजिस्टेंस होगा मेरा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। क्या देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि एक वायर का रेजिस्टेंस था और हमें बोला कि उसको क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? डबल हो जाएगा अपने आप। हमने वही किया। नया रेजिस्टेंस, पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था 4, अब इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ जाए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देख लो यहां पे जैसे ही एरिया डबल हुआ, बताओ रेजिस्टेंस घटा कि नहीं घटा? लेंथ को आधा किया, मैंने बताया था लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ को अगर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर यहां तो क्या किया है? कम किया है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। पहले 4 था, अब कितना हो गया जी? 1 हो गया है। तो इतनी बात सर आपको समझ में आई होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पे है, उसको करेंगे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर और लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड if the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature using table 12.2? predict the material of the wire। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए वायर की जो लेंथ है वो दे दी गई है, कंडक्टर की लेंथ आपको मिल गई है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिल गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं मिला, डायमीटर मिला है, तो उससे आप निकाल लेंगे। पहले रेडियस आएगी, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना क्या है भाई? आपको ये पूछ लिया कि कौन सा मटेरियल है, तो कैसे बता सकते हैं आप? पहले रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो गिवन डाटा है उसको राइट डाउन करते हैं। तो जो गिवन है वो सबसे पहले तो हमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वायर कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 1 मीटर लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए इसने हमसे बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? रेजिस्टेंस हमें बोल रहा है 26 ओम है। 26 ओम हमें रेजिस्टेंस बोल रहा है। अच्छा, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए डायमीटर 0.3 mm। डायमीटर इक्वल्स टू दिया गया है 0.3 mm। ठीक है, 0.3 mm। अब पहले तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। देखिए यहां पे 0.3, इसको यहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? अपॉन 100 आ जाएगा। भाई सेंटीमीटर में के लिए क्या आता है? पहले 10 आता है। देखिए यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पॉइंट को हटाऊंगा, 1 0 आएगा।
1 सेंटीमीटर में mm कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो इनटू में क्या आएगा, 10 आएगा। फिर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। अब सेंटीमीटर में मीटर कितने भाई, मीटर में सेंटीमीटर कितने, 100, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ कितने जीरो हो गए, 1 2 3 और 4 जीरो हो गए। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 होगा कि नहीं होगा भाई, 3 × 10 की पावर -4 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो कितनी दे दी गई है, 1 मीटर दे दी गई है। अच्छा तो देखिए ये मेरे पास कोई वायर था, ठीक, उसके लिए जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी दे दी गई है, 1 मीटर है। जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो कितना है, 26 ओम है। डायमीटर ये है, वहां से मैंने क्या निकाल लिया, देखिए डायमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब मुझे पता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया किसका, सर्कल का ही तो होता है, यही तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा तो देखिए पाई तो ऐसे कैसे रहेगा, और रेडियस क्या होती है आपके पास, डायमीटर बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, रेडियस को डायमीटर की आधी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमीटर बाई 2, और इसका कर दूं स्क्वायर, कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। अच्छा देखिए चाहे तो इसको एक और बार क्या लिख सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पाई, और डी तो स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या आएगा, 4 आ जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, हम क्या लिख सकते हैं, RA/L। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बस वैल्यू को पुट करना है। रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 26 है, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 होती है, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पे पाई और डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है मेरे पास 3 × 10 की पावर -4, और इसका क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए 4 तो पहले से है, ये 4 आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में क्या है, एल है, एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू देखिए ये 1 मीटर दी गई है मेरे पास, इनटू में मैं क्या करूंगा 1। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, देखिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 1.84 आप कर सकते हैं सोल्व, तो मैंने तो कर रखा है। देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितना हो गया, -8 ओम × मीटर, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी आई है, समझ रहे होंगे आप बात को, क्या आई है आपके पास, रेजिस्टिविटी। और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और आपसे मटेरियल तो पूछा है भाई कौन सा मटेरियल है, तो इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो रेजिस्टिविटी है ये नजर आएगी, किसके लिए, मैग्नीज के लिए। तो हम कह सकते हैं जो मटेरियल है वो कौन सा है आपके पास, मैग्नीज है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सिंपली हमने देखा कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने देखा, ठीक। दूसरा रेजिस्टिविटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अगर डिफरेंट मटेरियल्स के साथ अगर आपको एल्यूमिनियम दिया जाए, सिल्वर दिया जाए, इस तरह से 3-4 मटेरियल आपको दिए जाएं और आपको पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी उनसे पूछी जाए तो आप ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी जितनी कम है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा है रेजिस्टिविटी तो वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा हमने देखा टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह से करेंगे ये हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टिविटी क्या है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और आपको क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।